हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप सारे दोस्त मजे में होंगे। सबकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी, और यदि जोरों शोरों से नहीं चल रही है दोस्तों, तो आप अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए चलते हैं अपन आज की क्लास की तरफ। कल जो अपनी क्लास हुई थी दोस्तों, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, अपन ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, और कल की क्लास चैप्टर 4 की हमारा लेक्चर 1 था। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, वो अपना जो चैप्टर नंबर अपना 4 है, उसका लेक्चर सेकंड दोस्तों, सेकंड लेक्चर आज हमारा है। तो कल हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा पेपर का पैटर्न देखा था, पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से पेपर अपने को अटेम्प्ट करना चाहिए। और लेक्चर 1 में हमने चैप्टर 4 में थोड़े बहुत डिस्कशन भी अपन ने कर लिया था दोस्तों। तो आज की क्लास में जो कल अपन ने चैप्टर 4 का जो बेसिक बातें कुछ पढ़ी थी, उसको अपन रिवाइज करते हुए नए टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे। तो सभी दोस्तों, मैंने आपको कहा था चैप्टर 4 का जो नेम है वो अपना है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी दोस्तों, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। और आपको मैंने बताया था इस कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में अपने को टोटल 4 स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है। कौन कौन सी स्ट्रेटजी दोस्तों डिस्कस करनी है? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ये 4 स्ट्रेटजी अपने को डिस्कस करनी है। और अपन ने सबसे पहली स्ट्रेटजी अपनी कौन सी? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी दोस्तों अपन ने कल स्टार्ट की थी। और स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहला टॉपिक, नंबर 1 टॉपिक दोस्तों अपन ने पढ़ा था स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मीनिंग में आपको मैंने बताया था, आपको 2 बातें दोस्तों ध्यान रखनी है। 2 बातें कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी है मीनिंग में? तो वो जो मीनिंग है इसका आपको मिलेगा दोस्तों पेज नंबर 4.4 पे। आप देखिए यहां पर टेबल में आपको बताया गया है 4.4 पे टेबल बनाई हुई है, उसमें बताया गया स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के मीनिंग में 2 बातें आएंगी। सबसे पहली बात जो इसमें आएगी कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में कंपनी फोकस करती है करंट बिजनेस पे, करंट प्रोडक्ट्स मार्केट पे। और साथ ही साथ जो करंट बिजनेस और प्रोडक्ट पे फोकस तो करती है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करती है, एग्जिस्टिंग लेवल के एफर्ट को मेंटेन करते हुए उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाने का काम भी दोस्तों करती है। तो यानी 2 बातें निकल के आई कि एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं अपन, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिजनेस है उसके लेवल को अपन मेंटेन करते हुए उसमें इंक्रीमेंटल यानी मार्जिनल थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश भी अपन करते हैं दोस्तों। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था मारुति सुजुकी की जो कार आती है, कौन कौन सी गाड़ियां बेटा? मारुति सुजुकी की अपन बोल सकते हैं स्विफ्ट। लंबे समय से जो है वो स्विफ्ट चल रही है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट पे ध्यान दिया। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया, स्विफ्ट का मॉडल चेंज किया, उसको इंप्रूवमेंट किया, उसका माइलेज इंप्रूव किया, तो माइनर इंप्रूवमेंट टाइम टू टाइम किया। तो स्विफ्ट के केस में कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की दोस्तों? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो की, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट पे ध्यान दिया और साथ ही साथ में उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी किया। जैसे मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट के साथ किया, जैसे डिजायर के साथ मारुति ने किया, जैसे वैगनआर के साथ मारुति ने किया। ये सारे प्रोडक्ट्स में मारुति ने जो है वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगा दी। उसके अलावा जैसे होंडा ने किसके साथ? एक्टिवा के केस में भी उसने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का यूज किया कि एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट्स पे ध्यान दिया, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोडक्ट है उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ पर भी कंपनी ने दोस्तों क्या दिया? ध्यान दिया। ओके, आई होप कि आपको मीनिंग इसका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मीनिंग में अपन ने डिटेल डिस्कशन देखिए 4.5 पे जो है इसमें 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं मीनिंग में आपको ये वाला चीज आपको नहीं पढ़नी है, सब चीजें काम का नहीं है, या फिर ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स और उन सब में आ जाती हैं। ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें जो है वो दोस्तों मीनिंग लिखा हुआ है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का। मीनिंग में वही 2 बातें आएंगी, कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज पे ध्यान देती है, सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और साथ ही साथ कंपनी जो प्रोडक्ट की फंक्शनल परफॉर्मेंस होती है दोस्तों, जैसे उसका माइलेज हो गया, उसकी स्पीड हो गई, उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसमें इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट पर भी कंपनी ध्यान देती है। आई होप कि आपको मीनिंग वापस से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद में जो अगले पड़ाव की तरफ अपन चले थे, अपना जो टॉपिक नंबर 2 आता है, मैंने आपको बताया था
टॉपिक 2 आपका स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में जो बन सकता है दोस्तों, वो बन सकता है आपका एक करेक्ट और इनकरेक्ट का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के लिए, जो अपना बन सकता है। और वो फेमस स्टेटमेंट क्या था दोस्तों? मैं आपको कहता हूं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज डू नथिंग स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज डू नथिंग स्ट्रेटजी। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? दोस्तों मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं होती। माना कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस पे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे दोस्तों ध्यान देते हैं, लेकिन उस केस में हम उस एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोडक्ट में मार्जिनल इंप्रूवमेंट, माइनर इंप्रूवमेंट, उसकी जो एफिशिएंसी है, फंक्शनल परफॉर्मेंस है, उसको अपन इंप्रूव करते रहते हैं। इसलिए माना कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिजनेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी नहीं करते, ऐसा नहीं है कि अपन हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। उसकी जो फंक्शनल परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यूअसली दोस्तों अपन इंप्रूव करने का काम भी करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज नॉट ए डू नथिंग स्ट्रेटजी, नॉट ए डू नथिंग, डू नथिंग नहीं है दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें रेगुलरली अपन क्या करते हैं, न्यू डेवलपमेंट्स अपन जो है वो करते रहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में नए इंप्रूवमेंट करके आते हैं। चलिए आइए अगले टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। टॉपिक नंबर जो 3 आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का टॉपिक नंबर 3 आता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 और नंबर जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सेम टू सेम वही है जो मीनिंग वाली है। मीनिंग में 2 बातें आई थी, वही 2 बातें आईसीआई ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में एज इट इज दोस्तों चिपका दी है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में कंपनी क्या करती है, सेम बिजनेस प्रोडक्ट्स पे क्या करती है, ध्यान देती है, सेम लेवल को, एफर्ट को मेंटेन करती है, और साथ ही साथ जो फंक्शनल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने पर भी ध्यान देती है। तो 2 बातें तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, मीनिंग वाली 2 बातें एज इट इज लिख के आ जानी है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट, अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी फ्रेंड्स वो क्या थी? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी does not involve a redefinition of business, does not involve a redefinition of business। दोस्तों बिजनेस की डेफिनेशन कब इन्वॉल्व होती है? या तो कोई प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट कंपनी में आ जाए तो बिजनेस की रीडेफिनेशन इन्वॉल्व होती है, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का आप साथ छोड़ देते हो। या तो आप कोई नया बिजनेस या नया प्रोडक्ट लेकर आते हो, या एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप बंद करते हो, तो बिजनेस की रीडेफिनेशन इन्वॉल्व होती है। यदि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ चलते हो तो, और उसी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करते हो, जैसे एप्पल आईफोन के केस में करती है, उस केस में अपन ये नहीं कहेंगे कि बिजनेस की रीडेफिनेशन इन्वॉल्व है। बिजनेस की रीडेफिनेशन तभी होगी जब न्यू प्रोडक्ट या तो आएगा या कोई प्रोडक्ट चला जाएगा, यानी आपकी कंपनी में कोई नई चीज आ रही है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप डिसकंटिन्यू कर दे रहे हो, तो बिजनेस की रीडेफिनेशन इन्वॉल्व होती है। जबकि दोस्तों स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में तो हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, इसलिए बिजनेस की रीडेफिनेशन इन्वॉल्व नहीं होती। ओके सर, हमें यह भी अच्छे से समझ में आ गया। चौथा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था बेटा, ये था सेफ्टी ओरिएंटेड है। सेफ्टी ओरिएंटेड क्यों है? जैसे मान स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में होता क्या है, अपन अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जैसे होंडा है, होंडा जो है वो एक्टिवा पर ध्यान दे रही है, तो एक्टिवा का कुछ नया मॉडल हर साल कंपनी निकालती है, उसमें इंप्रूवमेंट करती है, उसका माइलेज बढ़ाने की कोशिश करती है, उसका लुकिंग और अच्छा करने की कोशिश करती है। तो वो एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे अपन ध्यान दे रहे हैं और उसी में थोड़ा बहुत फंक्शनल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो एक्टिवा के रिलेशन में स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का यूज कर रही है। यदि होंडा एक्टिवा का नया मॉडल लॉन्च करते, मतलब उसी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके 100% वो प्रोडक्ट मार्केट में दौड़ेगा, वो चलेगा दोस्तों, क्योंकि उसका ब्रांड नेम है, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में स्टैब्लिश है। आपको कोई लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है या न के बराबर है। लेकिन वही होंडा यदि कोई नई बाइक निकाले, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, कोई नई बाइक, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो क्या कोई जरूरी है कि वो प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न देकर जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वहां पर रिस्क हो सकता है। जबकि स्टेबिलिटी में तो हम एग्जिस्टिंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट करते हैं, तो वो सेफ्टी ओरिएंटेड है, इसलिए वहां पर रिस्क नहीं होता। इसी के साथ सेफ्टी ओरिएंटेड, और इसी के साथ हमारा एक पॉइंट ये भी कवर हो गया, रिस्क जो होती है उसमें दोस्तों क्या होती है, कम होती है। सेफ्टी ओरिएंटेड है तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क कम हो जाती है।
अच्छा चलिए, अगला पॉइंट क्या है, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। यदि आप मान लीजिए जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल ने अभी अपना न्यू आईफोन लॉन्च किया, न्यू आईफोन लॉन्च किया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पुराने आईफोन से बिल्कुल ही एकदम चेंज है। बेसिकली जो फीचर्स हैं, बेसिक फीचर वो तो सेम है, थोड़े बहुत कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर दिए, बस इतना ही होता है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा तो नहीं अपने को पूरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, अपने को कुछ नए एम्प्लॉइज लेके आने पड़ेंगे, नहीं, हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे, उसी एम्प्लॉइज की टीम के सहारे उसी प्रोडक्ट को अपन इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, कुछ एकदम से नया प्रोडक्ट है, नया बिजनेस अपन स्टार्ट करें तो उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसके अलग एम्प्लॉइज होंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा दोस्तों। इसलिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में अपने को इन्वेस्टमेंट भी कम जरूरत अपने को पड़ती है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि अपन कोई बहुत बड़ा चेंजेस करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में, कि कोई मेजर चेंजेस करते हैं, ऐसा नहीं होता। हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में दोस्तों माइनर इंप्रूवमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। क्या करते हैं दोस्तों? माइनर इंप्रूवमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अपन इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे एप्पल जो आईफोन है, आईफोन के केस में नया आईफोन आया तो उसमें थोड़ा सा माइनर इंप्रूवमेंट कर दिया, ऐसा नहीं कि कोई मेजर इंप्रूवमेंट वहां पर होता है। ओके सर, हमें ये बात भी आपकी बहुत अच्छी समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की तरफ अपन चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ था, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में वही एक तरह से मीनिंग वाली बात है कि फर्म जो है वो कंसंट्रेट करती है अपने रिसोर्सेज और अटेंशन देती है एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट्स और मार्केट पे। मतलब जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास जो पैसा होता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास जो एम्प्लॉइज की टीम है, क्या अपन उसको न्यू बिजनेस न्यू प्रोडक्ट में लगाते हैं? नहीं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारा अटेंशन रहता है एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट को संभालने में ही हमारा अटेंशन, हमारा फोकस रहता है। ओके दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा था कि कुछ फर्म ऐसी होती है जो मॉडेस्ट ग्रोथ चाहती है। मॉडेस्ट का मतलब होता है बड़ा ठीक ठाक, क्या होता है? ठीक ठाक। और एक होता है तड़क भड़क करने वाला। तड़क भड़क मतलब जिसको पैसा कमा लिया अभी भी चैन नहीं है, जैसे मुकेश अंबानी है, भारत का, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, उसको चैन नहीं है कि जब तक मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बन जाऊं तब तक चैन नहीं है उसको। तो आप देखो वो आए दिन नए बिजनेस स्टार्ट करता है, कभी टेलीकॉम में आ रहा है, कभी डीटीएच में आ रहा है, हर साल वो कुछ ना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करता है। उसको अभी उसकी पैसों की भूख शांत नहीं हुई है बेटा। लेकिन जिस बंदे को मॉडेस्ट ग्रोथ, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हाँ भाई ठीक है, जो पैसा आ रहा है अपन उसमें खुश हैं, बस थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट अपन प्रोडक्ट में करते जाए तो अपनी जो इनकम है वो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे उस तरह से अपनी बढ़ती जाए समय के साथ। तो वही ऑब्वियस सी बात है, जिन फर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओनली फर्म जिनका ऑब्जेक्टिव मॉडेस्ट ग्रोथ होता है वही इस स्ट्रेटजी को यूज करती है। जिनको बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, जिनका ऑब्जेक्टिव मॉडेस्ट नहीं, बहुत ज्यादा तड़क भड़क, बहुत ज्यादा ग्रोथ करना है, उन फर्म्स के लिए दोस्तों ये स्ट्रेटजी अपनी सही नहीं है, उनको फिर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अब अपन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के अपन अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। अंतिम पड़ाव क्या था बेटा? चौथा टॉपिक आता है, फोर्थ टॉपिक अपना रीजंस ऑफ अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, आखिर क्या रीजंस है कि कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है? वो रीजंस अपन पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच ए कंपनी अडॉप्ट स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो आइए, 5 रीजंस हैं, इन रीजंस के कारण कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी दोस्तों क्या करती है? अडॉप्ट करती है। सबसे पहला रीजन देखिए आपके सामने, ए प्रोडक्ट हैज रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट बेटा पहुंच गया है, कहां पे पहुंच गया प्रोडक्ट? मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया। किसकी मैच्योरिटी स्टेज पे? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मैच्योरिटी स्टेज पे प्रोडक्ट पहुंच गया है दोस्तों। अच्छा सर, ये क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? बेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये आएगा अपना चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में आएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से आपका कर्व जो है वो बनाया हुआ रहता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पीएलसी का जो कर्व होता है वो, पीएलसी उसको शॉर्ट में बोलते हैं, पीएलसी, उसका कर्व कुछ इस तरह से बनाया हुआ रहता है कि
जैसे जैसे यहां पर नीचे होता है टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की सेल्स पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, उसकी 4 स्टेज होती है, 1 2 3 और 4। हाँ जी, पहली स्टेज होती है बेटा इंट्रोडक्शन की। कौन सी स्टेज होती है? पहली इंट्रोडक्शन की स्टेज होती है प्रोडक्ट की। इंट्रोडक्शन मतलब शुरू में प्रोडक्ट नया नया आता है, तो उस टाइम पे आप दोस्तों बताओ सेल ज्यादा हो गया या कम हो गया? ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली सेल जो होती है आपकी क्या होती है? कम होती है, बहुत कम होती है। जैसे मैं बात करूं 90s का जो टाइम था दोस्तों, उस टाइम पे कलर टेलीविजन अपने इंडिया में आए थे, कलर टीवी आए थे। कलर टीवी, एलईडी एलसीडी की मैं बात नहीं कर रहा, कलर टीवी जो भोंपू टाइप के होते हैं, पीछे से निकले वाले होते हैं, आपने देखा होगा पुराने टाइम में। मम्मी पापा की शादी का कोई टीवी हो सकता है आपके घर में पड़ा हो, ठीक है, उस वाले टीवी की बात कर रहा हूं। तो 90s में वो टीवी आए थे अपने इंडिया में। तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ मोहल्ले में 1 या 2 घरों में वो टीवी होता था, और पूरे मोहल्ले के लोग जो है वो उस घर में जाके ही महाभारत रामायण ऐसे सीरियल वहां पर बैठ के देखा करते थे। आपने कभी सुना होगा इसके बारे में अपने घर के बड़े लोगों से कि हाँ भाई इस तरह का जमाना हुआ करता था। बीएसएनएल का लैंडलाइन टेलीफोन उस समय आया था दोस्तों, तो पूरे मोहल्ले में 1-2 फोन होते थे, सारे मोहल्ले वालों के जो फोन है वहीं पर आते थे दोस्तों। तो वो इंट्रोडक्शन का फेज था, उसमें प्रोडक्ट नया नया मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, तो हर बंदे के पास में वो प्रोडक्ट नहीं होता, उसकी सेल थोड़ी सी देखो आपकी कम होती है। अच्छा, दूसरा जो फेज आता है वो आता है प्रोडक्ट का बेटा, कौन सा फेज आता है? ग्रोथ फेज आता है। कौन सा आता है? ग्रोथ। ग्रोथ में फिर ऑब्वियस सी बात है, हर आदमी को उस प्रोडक्ट की जानकारी हो जाती है, हर आदमी प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो एकदम से कलर टेलीविजन की सेल बढ़ गई, बाद में बीएसएनएल वाला टेलीफोन हर कोई आदमी ले जा रहा है, तो सेल जो है वो एकदम रफ्तार से बढ़ती है, ग्रोथ फेज होता है। अच्छा, ग्रोथ के बाद में हर प्रोडक्ट का बेटा मैच्योरिटी का टाइम आता है, मैच्योरिटी स्टेज आती है उसकी सेल कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आज चल रहे हैं अपने, वो प्रोडक्ट एक ना एक दिन जरूर आउटडेटेड होंगे, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट उनको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कलर टेलीविजन को एलईडी एलसीडी ने रिप्लेस कर दिया, बीएसएनएल वाले जो लैंडलाइन टेलीफोन थे उसको हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उन सब ने रिप्लेस कर दिया। तो ग्रोथ के बाद में हर प्रोडक्ट का एक मैच्योरिटी स्टेज आता है, जिसमें प्रोडक्ट की सेल कांस्टेंट टाइप की हो जाती है, और मैच्योरिटी के बाद में एक डिक्लाइन का फेज आता है, जिसमें प्रोडक्ट की सेल बुरी तरह से गिरती है, क्योंकि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरह से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से 4 स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो दोस्तों, यदि आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच गए, मैच्योरिटी स्टेज का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी स्टेज का मतलब होता है कि उसकी सेल कांस्टेंट हो गई है, उसकी सेल अब बढ़ नहीं रही है प्रोडक्ट की, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जनता आपके प्रोडक्ट से ऊब चुकी है बेटा, जनता आपके प्रोडक्ट से बोरियत फील कर रही है, तो आपको उसमें माइनर इंप्रूवमेंट, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में क्या होता है, अपन उसकी प्रोडक्ट की जो फंक्शनल परफॉर्मेंस होती है दोस्तों उसको इंक्रीज करते हैं, तो आपको उसको फिर इंक्रीज करने पर ध्यान करना चाहिए, अदरवाइज आप मार्केट से आउट हो जाओगे। आपने देखा होगा कि नोकिया के फोन में कोई कमी नहीं थी बेटा, ऊपर छत से फेंक दो उसको 4 मंजिला छत से, और उसके बाद में आप उसको उठाओ तो उसकी बैटरी सब पिक करके उसको वापस आप वैसा ही बन जाएगा। नोकिया के फोन में कोई दिक्कत नहीं थी, एचएमटी की घड़ियों में कोई दिक्कत नहीं थी, बीएसएनएल के लैंडलाइन टेलीफोन सबसे बेस्ट होते थे, लेकिन आज उनका बाजार में नामो निशान नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पे गौर नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया, उसकी सेल कांस्टेंट, अब उसमें कुछ नया करना पड़ेगा। यदि वो उस समय समझ जाते तो आज मार्केट में उनका नेम और फेम होता। तो आपका यदि प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच चुका है दोस्तों, प्रोडक्ट की सेल कांस्टेंट हो गई है, तो आपको यह अंदाजा लग जाना चाहिए कि अब आज जनता आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल बोर हो चुकी है, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं, आपको भी वैसा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा यदि आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो। तो जैसे मारुति सुजुकी आज इंडिया में इतने सालों से नंबर 1 ऑटो सेक्टर की कंपनी है, मारुति की कार की सेल एक तरफ
और बाकी कंपनियों की कार की सेल एक तरफ, क्योंकि मारुति ने इस बात का अच्छे से ध्यान रखा, जैसे ही ऑल्टो की सेल कांस्टेंट होती है, जैसे ही स्विफ्ट की सेल कांस्टेंट होती है, जैसे ही डिजायर की सेल कांस्टेंट होती है, जैसे ही वैगनर की सेल कांस्टेंट होती है, वो उसमें माइनर इंप्रूवमेंट, उसके मॉडल को इंप्रूव करते हैं, उसका माइलेज बढ़ा के एक नया प्रोडक्ट कस्टमर के सामने बिल्कुल पेश करते हैं और मार्केट में वो बने रहते हैं। तो पहला रीजन दोस्तों क्या हुआ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने का, कि आपका प्रोडक्ट कहां पर पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया दोस्तों, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच चुका है। तो उस केस में आपको स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यानी फंक्शनल एफिशिएंसी उसको इंप्रूव करना चाहिए। ओके सर, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ बेटा, मुझे पता है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दूसरा, और क्यों अडॉप्ट करती है कंपनियां स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी? एक तो इसलिए अडॉप्ट करती है क्योंकि हो सकता है उनका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में आ गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। दूसरा, ये लेस रिस्की है बेटा। क्या है? लेस रिस्की है। आज आपके पास पैसा है, आपके हाथ में मान लो कुछ पैसा, आपने कोई व्यापार, आपने कोई धंधा शुरू किया, उसमें आपने पैसा कमाया, अब आप किसी और बिजनेस में, किसी और नए प्रोडक्ट में पैसा लगाते हो तो आपका दिल धड़कता है, आपको ऐसा लगता है जो पैसा मैंने अपने और अपना जो मेन बिजनेस है उससे कमाया है, कहीं वो पैसा इस नए बिजनेस में लगाऊंगा और ये बिजनेस फ्लॉप हो गया तो जो कमाया है वो भी चला जाएगा। इसलिए आप डरकर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही थोड़ा इंप्रूव करते रहते हो। तो लेस रिस्की है इसकी, इसलिए भी दोस्तों अपन क्या करते हैं, इसलिए भी अपन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये भी एक रीजन हो गया। और तीसरा, इन्वायरमेंट फेस्ड इज रिलेटिवली स्टेबल। बेटा जो इन्वायरमेंट है वो बताओ क्या स्टेबल है? क्या है दोस्तों? स्टेबल है। दोस्तों आज का जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब क्या हुआ? आज एनवायरनमेंट में आए दिन नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। एनवायरनमेंट में लोगों की डिमांड अलग अलग है। जैसे किसी को कोई हैचबैक गाड़ी चाहिए, किसी को सिडान चाहिए, किसी को एसयूवी गाड़ी चाहिए। एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में जबरदस्त। तो आपको जब एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं, एनवायरनमेंट में जबरदस्त चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको उन चेंजेस के साथ में आपको भी न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने पड़ेंगे यदि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो। और न्यू प्रोडक्ट आप उतारोगे तो वो स्टेबिलिटी हुई नहीं, वो तो बताओ क्या हो गई, एक्सपांशन हो गई। लेकिन जब मार्केट स्टेबल हो, स्टेबल का मतलब जैसे ग्राहक उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई है, कोई नए प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे, तो उस केस में ठीक है अपन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब एनवायरनमेंट स्टेबल होता है तो उस केस में बताओ क्या होता है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यूज की जाती है दोस्तों। उसके बाद में फोर्थ, एक्सपांशन में बी परसीव्ड एज बिंग थ्रेटनिंग। एक्सपांशन करना क्या होता है दोस्तों? थ्रेटनिंग। एक्सपांशन करेंगे तो नुकसान हो सकता है, अपने को एक्सपांशन करना थोड़ा सा थ्रेटनिंग होता है, वहां रिस्क ज्यादा होती है, इसलिए उससे डरकर अपन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और लास्ट है दोस्तों कि कंसोलिडेशन इज सॉट थ्रू स्टेबलाइजिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपांशन। इसका मतलब है आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपांशन अपने को स्टेबलाइजेशन करने की जब जरूरत पड़ जाती है, बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक कंपनी है बेटा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है, भारत में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने इसके प्रोडक्ट जो है वो यूज नहीं किए होंगे बेटा। अच्छा सर, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? बेटा बहुत प्रोडक्ट आते हैं इसके। लक्स हो गई, लाइफबॉय हो गई, लिरिल हो गई, पियर्स हो गई, रेक्सोना हो गया, व्हील हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, लैक्मे हो गया, पॉन्ड्स हो गया, फेयर एंड लवली हो गया। बेटा मैं HUL का मार्केटिंग मैनेजर नहीं हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के आते हैं। ये सारे प्रोडक्ट HUL के आते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जो है वो अर्बन एरिया से, शहरी एरिया से अपना बिजनेस शुरू किया, और आज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जितनी सेल अर्बन एरिया में नहीं है उससे ज्यादा रूरल एरिया में हो गई बेटा। शहरों में जितनी फेयर एंड लवली नहीं बिकती उतनी गांव की लड़कियां आज फेयर एंड लवली लगाती है। और अब जहां जहां पे प्रोडक्ट बेचना था, गांव गांव, ढानी ढानी, हर जगह HUL के प्रोडक्ट आज मिलते हैं। अब ग्रोथ करने का और कोई अपने कुछ दिख ही नहीं रहा बिजनेस कि भाई ठीक है। तो उस केस में जब एक रैपिड एक्सपांशन का पीरियड जब चल रहा था, वो अब ठीक है एक ऐसा दौर आ गया जहां पे अपने को स्टेबलाइजेशन अब करना ही पड़ेगा। तो वो भी एक रीजन होता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपांशन कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि अपने को अब स्टेबलाइजेशन होना पड़ेगा, अपनी सेल कांस्टेंट रखते हुए, उसी में माइनर इंप्रूवमेंट करते हुए, उसी बिजनेस प्रोडक्ट में, मार्केट में ध्यान देते हुए अपने को काम करना पड़ेगा। तो वो भी रीजन होता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने का।
आई होप कि आपको दोस्तों रीजन समझ में आ गए होंगे। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के नंबर 1 रीजन क्या है? प्रोडक्ट आपका पीएलसी के मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है। दूसरा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी रिस्की कम है। तीसरा, एनवायरनमेंट बहुत स्टेबल है, इसलिए आप ठीक है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ चल सकते हो। एक्सपेंशन करना थ्रेटनिंग है। और लास्ट में कि एक रैपिड पीरियड ऑफ एक्सपेंशन के बाद में आपको जब स्टेबलाइजेशन की कई बार जरूरत पड़ जाती है कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण, तब भी आप स्टेबलाइजेशन करते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा सर, तो देखिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को फाइनली अपन ने खत्म कर लिया दोस्तों। ये चारों टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए हैं। आइए अपन अगली स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। और आज अपन कॉर्पोरेट लेवल में दोस्तों मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में जो अगली स्ट्रेटजी होगी, अगली स्ट्रेटजी अपनी होगी वो कौन सी होगी? एक्सपांशन स्ट्रेटजी। दोस्तों सेकंड स्ट्रेटजी अपनी होगी एक्सपांशन। एक्सपांशन स्ट्रेटजी थोड़ी सी बड़ी स्ट्रेटजी है। बाकी जो स्टेबिलिटी है, रिट्रेंचमेंट है, कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये स्ट्रेटजीज इतनी बड़ी स्ट्रेटजीज नहीं है। एक्सपांशन स्ट्रेटजी थोड़ी सी बड़ी स्ट्रेटजी है। तो अपने को पूरा अपने जो है वो संयम के साथ में इस स्ट्रेटजी को अपने को पढ़ना है, कोई हड़बड़ी अपने को नहीं करनी है। आइए चलते हैं अपन एक्सपांशन स्ट्रेटजी में क्या क्या टॉपिक्स है दोस्तों। आपको मैं एक बार टॉपिक जो है वो बता देता हूं एक्सपांशन स्ट्रेटजी में क्या क्या टॉपिक्स हैं। आप चाहें तो एक्सपांशन स्ट्रेटजी में वो टॉपिक्स लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक एक्सपांशन स्ट्रेटजी का नंबर 1 जो टॉपिक आएगा दोस्तों, आप हेडर में लिख सकते हैं, साथ साथ एक पेन या पेंसिल अपने पास रखें। सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे एक्सपांशन स्ट्रेटजी में मीनिंग, कि एक्सपांशन स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या है। अच्छा सर, दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे एक्सपांशन स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सपांशन स्ट्रेटजी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओके सर। तीसरा टॉपिक आएगा रीजंस, रीजंस टू अडॉप्ट एक्सपांशन स्ट्रेटजी। एक्सपांशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के क्या रीजंस हैं वो भी अपने को पढ़ने हैं। और फोर्थ टॉपिक जो आएगा वो आएगा वेज टू एक्सपांड बिजनेस। बिजनेस को वेज टू एक्सपांड बिजनेस, बिजनेस को एक्सपांड करने के कितने तरीके हैं। और वेज टू एक्सपांड बिजनेस में 4 तरीके हैं दोस्तों। कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। सबसे पहला बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है वो है अपना इंटेंसिफिकेशन। क्या है दोस्तों? इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन। ठीक है सर। सर ये क्या होता है इंटेंसिफिकेशन? बेटा अपन पढ़ेंगे अभी तब देखेंगे इंटेंसिफिकेशन। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा सर, डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा है बेटा मर्जर एंड अमलगमेशन, मर्जर एंड अमलगमेशन। और फोर्थ है बेटा स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये 4 तरीके हैं बिजनेस को एक्सपांड करने के। ये 4 टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं दोस्तों। ये चीज आप कहीं पे नोट कर लीजिए। एक्सपांशन स्ट्रेटजी में 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले एक्सपांशन स्ट्रेटजी का मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपांशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के रीजंस, और वेज टू एक्सपांड बिजनेस, बिजनेस को एक्सपांड करने के कितने तरीके हैं दोस्तों। और बिजनेस को एक्सपांड करने के फिर फर्दर 4 तरीके, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर अमलगमेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस। ओके सर, सबसे पहला टॉपिक अपन 4th वाला करेंगे दोस्तों, ये वाला वेज टू एक्सपांड बिजनेस। सर ये क्यों कर रहे हैं बेटा? ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो 90% इन्हीं टॉपिक्स में से पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स में भी से भी आता है, 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ के अपने को सारे ही जाने। पीछे अपन जब बुक के पीछे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे वो पास्ट अटेम्प्ट में आए हुए हैं अपने, तो अपन देखेंगे इन टॉपिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक एक्सपांशन में अपन ये पढ़ेंगे वेज टू एक्सपांड बिजनेस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वेज टू एक्सपांड बिजनेस। वेज टू एक्सपांड बिजनेस में पहले मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन पे डिस्कशन करने जा रहा हूं, फिर मर्जर अमलगमेशन पे आएंगे, फिर अलायंस, और फिर लास्ट में इंटेंसिफिकेशन। तो चारों को दोस्तों अपन एक बार साथ में पढ़ेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपन जो डिस्कशन करेंगे बेटा वो करेंगे अपन
डाइवर्सिफिकेशन के जरिए बिजनेस को एक्सपांड करने के। डाइवर्सिफिकेशन है कहां पे? तो सभी दोस्त पेज नंबर 4.9 पे आएंगे बेटा। 4.9 पे दोस्तों, पेज नंबर 4.9 पे सभी मेरे प्यारे दोस्त आएंगे और वहां पे देखिए आपको एक टॉपिक मिल रहा है डाइवर्सिफिकेशन का। सबसे पहले इस पे डिटेल में डिस्कशन होगा। सर ये डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? बिजनेस को एक्सपांड करने का एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके साथ साथ आप न्यू बिजनेस भी करना स्टार्ट कर देते हो, वही डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना बिजनेस कैसे ग्रो किया दोस्तों? डाइवर्सिफिकेशन के जरिए किया। रिलायंस ने जैसे शुरू में जैसे मसालों के बिजनेस से काम स्टार्ट किया था, ठीक है, फिर टेक्सटाइल में रिलायंस आ गई, फिर जैसे टेलीकॉम में भी आ गए, पेट्रोलियम में है, गैस में, ऐसे नए नए बिजनेस करके अपना बिजनेस ग्रो किया है और वही डाइवर्सिफिकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग आईसीआई ने लिख नहीं रखा है, मैं आपको लिखवा देता हूं, यहीं पे डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग लिख लो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। क्या करना बेटा? न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, वही डाइवर्सिफिकेशन होता है दोस्तों। अच्छा सर, अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन के दोस्तों कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं सर डाइवर्सिफिकेशन के? बेटा 4 तरीके हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन का जो तरीका है वो आप देखिए कौन सा है? वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। कौन सा है दोस्तों? वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी, सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन को। वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, वर्टिकल इंटीग्रेटेड। तो एक बार मैं आपको चार्ट के द्वारा बता देता हूं ये क्या अपन डिस्कशन कर रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं बिजनेस को एक्सपांड करने के तरीकों में सबसे पहला टाइप आया अपना कौन सा दोस्तों? डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मैंने आपको मतलब बता दिया। स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस आप दोस्तों क्या करते हो? स्टार्ट करते हो, तो दोस्तों वही अपना डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। ओके सर, स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, नए बिजनेस को आप यदि स्टार्ट कर रहे हो तो वो डाइवर्सिफिकेशन है। हाँ जी, अब डाइवर्सिफिकेशन जो होता है फ्रेंड्स, डाइवर्सिफिकेशन में सबसे पहला तरीका, डाइवर्सिफिकेशन के भी 4 बच्चे हैं अपने। अच्छा सर, कौन कौन से बच्चे हैं? पहला बच्चा है इसका वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सर ये क्या होता है वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन? बेटा बस अभी बता रहा हूं मैं आपको क्या होता है ये। वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में होता क्या है? या तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फॉरवर्ड होता है, या बताओ वो क्या होता है? बैकवर्ड होता है। सर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है, ये क्या होते हैं? बेटा बस मैं आपको एक बार बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, एक कंपनी की क्या होती है? एक कंपनी के प्रोडक्ट्स की वैल्यू चेन होती है। क्या होती है? वैल्यू चेन होती है। वैल्यू चेन का मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज के कॉम्बिनेशन को वैल्यू चेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में अपन उसका क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और फिर उसको अपन क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वर्टिकल ये एक प्रोडक्ट की वैल्यू चेन है कि पहले अपन रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं? उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये एक वैल्यू चेन है। अब वैल्यू चेन में आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेज में आप डील कर रहे हैं, हो सकता है आप रॉ मटेरियल बना रहे हो सकता है आप फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या हो सकता है आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो। तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों? आप वैल्यू चेन की जिस स्टेज में आप डील कर रहे हो, या तो आप उसके अगले स्टेज में पहुंच के नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, या उसके पिछले स्टेज में जाकर नया बिजनेस स्टार्ट करते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं मारुति सुजुकी का। दोस्तों मारुति सुजुकी का, मारुति सुजुकी को अपनी कार बनाने के लिए टायर चाहिए, वो उसके लिए रॉ मटेरियल, और वो टायर मान लीजिए मारुति सुजुकी एमआरएफ से परचेज करती है।
ओके सर, एमआरएफ से परचेज करती है। मैन्युफैक्चरिंग मारुति सुजुकी खुद करती है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कौन करती है? मारुति सुजुकी खुद अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिनिश गुड्स वही बनाती है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम मारुति सुजुकी नहीं करती बेटा। आप गाड़ी खरीदते हो तो मारुति सुजुकी लिमिटेड से नहीं खरीदते हो दोस्तों। मारुति सुजुकी ने अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है और वो कुछ लोगों के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कई सारे डीलर आपको मार्केट में दिखते हैं मारुति सुजुकी के, जो आपके शहर के लोकल बिजनेसमैन होते हैं, वो मारुति सुजुकी की कार्स का क्या करते हैं? फ्रेंचाइजी वाले जो लोग होते हैं वो उनकी कार का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अब मारुति सुजुकी बोलती है कि यार ये एमआरएफ साला मेरे को टायर बेच बेच के इतनी अमीर हो गई, तो क्यों ना एमआरएफ से टायर मैं खरीदती हूं। साला कभी टाइम पे टायर नहीं देता है, महंगे टायर देता है, हम खुद ही टायर बनाने लग जाएं। तो मारुति ने बताओ क्या किया? एक टायर बनाने, अपनी गाड़ियों के लिए जो टायर अभी तक एमआरएफ से खरीदती थी, वो टायर बनाने का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। और वो जो बिजनेस है वो वैल्यू चेन का ही देखो पार्ट है। जिस स्टेज में डील कर रही है, वैल्यू चेन के जिस स्टेज में डील कर रही है, या तो उसके बैकवर्ड या उसके फॉरवर्ड जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करे, न्यू बिजनेस स्टार्ट करे जो वैल्यू चेन के आपकी जो स्टेज है उसके पीछे वाला स्टेज है। जैसे मान लीजिए पीछे वाला स्टेज कौन सा है? रॉ मटेरियल पहले आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो यानी आपको जो इनपुट सप्लाई करता है जो बंदा, उस बंदे का बिजनेस आप करना शुरू कर दो। नया बिजनेस हो गया तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, और डाइवर्सिफिकेशन में भी कौन सा हो गया दोस्तों? वर्टिकल इंटीग्रेटेड। वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्यों हुआ? क्योंकि वो बैकवर्ड है। बैकवर्ड क्यों हुआ? क्योंकि जो बिजनेस आप कर रहे हो, जिस स्टेज में आप बिजनेस कर रहे हो वैल्यू चेन के, उसके पिछले वाली स्टेज में जाकर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने लग जाओ तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। अच्छा, उसी तरह से फॉरवर्ड हो सकता है। फॉरवर्ड कैसे होगा? कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आप करने लग जाओ। आप बोलते हो फ्रेंचाइजी आज से किसी को नहीं देंगे, मारुति सुजुकी खुद के शोरूम ओपन करेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन का नया बिजनेस भी आपने स्टार्ट कर लिया। तो वो बिजनेस आपके प्रोडक्ट का जो स्टेज है उसकी नेक्स्ट वाली स्टेज है, तो वो कौन सा हो गया? फॉरवर्ड हो गया। वर्टिकल इंटीग्रेटेड दोस्तों तभी होगा जब वो फॉरवर्ड होता है, या बताओ क्या होता है? बैकवर्ड होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन में पहला टाइप आया दोस्तों क्या? वर्टिकल इंटीग्रेटेड। वर्टिकल इंटीग्रेटेड में क्या होता है? प्रोडक्ट की जो वैल्यू चेन होती है दोस्तों, प्रोडक्ट की जो वैल्यू चेन होती है, या तो उसके नेक्स्ट वाली स्टेज में जाके न्यू बिजनेस स्टार्ट करती है कंपनी, या उसके पीछे वाली स्टेज में जाके कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है। तो ऐसा जो बिजनेस होता है या ऐसा डाइवर्सिफिकेशन वर्टिकल होता है। यदि आप जिस स्टेज में डील कर रहे हो उसके पीछे वाली स्टेज में, यानी जो आपका इनपुट सप्लायर है उसके बिजनेस को आप करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो बैकवर्ड हो गया। और आपका जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है उसका आप बिजनेस स्टार्ट कर दो करना, तो वो बताओ क्या हो गया? फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ओके सर, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। चलिए बेटा एक एग्जांपल कुछ और अपन लेके उसको समझते हैं। जैसे अभी अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। एचयूएल जो है वो क्या अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन खुद करती है? नहीं बेटा, उसके प्रोडक्ट आपके क्या एचयूएल बेचती है? नहीं, ये तो बिग बाजार वाले, डीमार्ट वाले या लोकल जो शॉप्स हैं ये एचयूएल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एचयूएल कभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करती। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बोलती है यार ये साला जो डीमार्ट वाले हैं या बिग बाजार वाले हैं, विशाल मेगा मार्ट वाले हैं, ये मेरे प्रोडक्ट को बेच बेच के इतने अमीर हो गए, आज से हम हमारी खुद के शोरूम ओपन करेंगे, वहीं पे हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करना भी दोस्तों क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो बताओ वो डाइवर्सिफिकेशन, नया बिजनेस हो गया तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। डाइवर्सिफिकेशन में भी कौन सा? वर्टिकल, क्योंकि वो फॉरवर्ड, और वर्टिकल में भी कौन सा? फॉरवर्ड। की जिस वैल्यू चेन के जिस स्टेज में आप डील कर रहे हो उसके नेक्स्ट स्टेज वाला आप बिजनेस करना क्या कर देते हो? स्टार्ट कर देते हो। आई होप कि आपको पहला टाइप वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आइए चलो अपन बुक की तरफ चलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में पहला टाइप देखिए क्या अपना, सबसे पहला टाइप है अपना वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी दोस्तों, वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में देखिए आपके क्या लिखा, वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में 4.10 पे सबको आना है। 4.10 पे, 4.10 से पढ़ना। वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों क्या होता है? फॉरवर्ड होता है या बैकवर्ड होता है? तो यहां से आपको पढ़ना है। बैकवर्ड में क्या होता है? बैकवर्ड में बताओ क्या होता है? आप अपने लिए बताओ क्या करते हो? सप्लाई वाला जो बिजनेस है उसमें आप चले जाते हो, इनपुट प्रोवाइडर जो वाला जो बिजनेस है उसको आप करना स्टार्ट कर देते हो। तो बताओ वो क्या होता है? बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आप अपने प्रोडक्शन पे आपका कंट्रोल हो जाता है, आप सप्लायर पे डिपेंडेंट उसमें नहीं रहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया डी मार्ट हो गया। तो डी मार्ट बताओ क्या करता है? डी मार्ट जो है
वो अपन बोलते हैं नंबर ऑफ फर्म्स को परचेज कर रहा है जो उसको फ्रेश प्रोड्यूस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं जो फिनिश गुड्स वाली जो फर्म है उनको खरीद रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्ट्रीब्यूटर में काम कर रहा है और फिनिश गुड्स वालों को वो बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देगा तो बैकवर्ड हो गया उसके लिए। ठीक है, उसी के साथ में दूसरा टाइप जैसे दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ऑन द अदर हैंड क्या हो गया बेटा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में देखो क्या हो गया, आप वैल्यू चेन के उस बिजनेस में डील करने लग जाते हो जो यूज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो आपका ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट ही डीलर क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी वाले यूज करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट ही बिग बाजार वाले यूज करते हैं। तो आप जो है वो आपके प्रोडक्ट को यूज करके जो बिजनेस करते हो उसके बिजनेस में आप चले जाते हो, तो बताओ वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे इसमें आप एंटर कर जाते हो किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है वो आप करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो हो जाएगा आपका बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन दोस्तों हो जाएगा। तो हमने डाइवर्सिफिकेशन देखा, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, और डाइवर्सिफिकेशन में भी दोस्तों अपन ने डाइवर्सिफिकेशन का सबसे पहला टाइप अपन ने देख लिया। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ जी, डाइवर्सिफिकेशन में दोस्तों अपन जो है वो अब दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा, पहले 4.11 पे सभी लोग आएंगे, अपन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन पहले देखेंगे, फिर कॉन्ग्लोमेरेट और लास्ट में हॉरिजॉन्टल देखेंगे। हाँ जी दोस्तों, आइए डाइवर्सिफिकेशन में, डाइवर्सिफिकेशन आपको मैं बता रहा था बिजनेस एक्सपांड करने के कितने तरीके हैं, चार में भी सबसे पहला तरीका कौन सा है, सबसे पहला तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा सर, डाइवर्सिफिकेशन के 4 बच्चे थे, पहला बच्चा अपन ने पढ़ लिया वर्टिकल। अच्छा, दूसरा पढ़ रहे हैं अपन बेटा कॉन्सेंट्रिक। क्या नाम है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों क्या होता है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, क्या होता है, इसमें आप जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो बेटा, आप जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो, न्यू बिजनेस वो दोस्तों रिलेटेड होता है। न्यू बिजनेस क्या होता है, रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड विथ एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस से दोस्तों वो क्या होता है, रिलेटेड होता है। अच्छा, किस बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में रिलेटेड होता है दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में, इन सब में रिलेटेड होता है आपस में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है दोस्तों नाइकी, नाइकी स्पोर्ट्स वियर प्रोडक्ट बनाती है। हाँ सर, बिल्कुल बनाती है। और एक कंपनी है पीटर इंग्लैंड, पीटर इंग्लैंड जो है वो आपके ज्यादातर फॉर्मल कपड़े बनाती है। अब पीटर इंग्लैंड जो है वो मान लीजिए क्या करता है, स्पोर्ट्स वियर कपड़े बनाने लग जाती है। स्पोर्ट्स वियर जैसे शूज बनाने लग जाती है, लोअर वोवर ये सब बनाने लग जाती है। तो आप बताइए क्या पीटर इंग्लैंड ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, बिल्कुल किया है। क्या वो वर्टिकल है, वर्टिकल। क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड है पीटर इंग्लैंड के लिए, क्या नाइकी के प्रोडक्ट्स कुछ रॉ मटेरियल या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो वर्टिकल का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। लेकिन जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो देखिए प्रोसेस में सेम है। जिस तरह से फॉर्मल कपड़े बनते हैं वैसे से ही तो स्पोर्ट्स वियर कपड़े, शूज, वही तो लगभग प्रोसेस रहेगी, वही बेसिक टेक्नोलॉजी तो वही रहेगी। मार्केटिंग जिस तरह से 2 के साथ 1 फ्री, वही आपके स्पोर्ट्स वियर में फॉलो होती है। तो जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से जब रिलेटेड होते हैं प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में दोस्तों, तब जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो कौन सा होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो मित्तल कॉमर्स क्लासेस सीए के बच्चों को पढ़ाती है, कॉमर्स के बच्चों को एमसीसी पढ़ाती है। अब वो सपोज करो साइंस का बिजनेस भी स्टार्ट कर ले, आईआईटी के बच्चों को पढ़ाने लग जाए। क्या वो वर्टिकल है दोस्तों, क्या सीए के लिए कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसा कुछ है, नहीं। लेकिन जो बेसिस प्रोसेस है, जो क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग के जो तरीके हैं वो दोनों में सेम है। तो ये जो नया बिजनेस है, ये जो डाइवर्सिफिकेशन है दोस्तों, कौन सा होगा, ये होगा अपना कॉन्सेंट्रिक, की जहां पर न्यू बिजनेस रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में एक दूसरे से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं दोस्तों, होंडा पहले क्या बनाती थी, बाइक बनाती थी, फिर उसने एक्टिवा प्रोडक्ट लॉन्च किया, अनगियर्ड स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया, नया प्रोडक्ट वो लेके आई। क्या ये फॉरवर्ड बैकवर्ड है, नहीं है बाइक्स के लिए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी बाइक में यूज होती है वैसी सी एक्टिवा में, मार्केटिंग, बेसिक जो प्रोसेस है वो सेम है या नहीं है। तो इस तरह का जो न्यू बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। अच्छा सर, हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आइए बेटा, आईसीआई के मॉड्यूल से भी अपन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें,
जो इसमें क्या होता है, इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन न्यू बिजनेस जो होता है वो लिंक्ड होता है किससे, एग्जिस्टिंग बिजनेस से। किस टर्म्स में दोस्तों, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के टर्म्स में जो है वो क्या होता है, लिंक्ड होता है। अच्छा सर, यही मेन जो है वो कीवर्ड्स हैं इसके आपके, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो ये मेन बात थी आपकी कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उससे लिंक्ड होता है न्यू बिजनेस, किस टर्म्स में, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग में। जैसे मान लीजिए कॉमर्स वाला जो है वो साइंस पढ़ाने लग जाए, बाइक वाला स्कूटर बनाने लग जाए, तो यहां पर बेसिक लिंक है अपना प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग का। तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन के दो टाइप अपन ने पढ़े। आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू, बाय बाय।